बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास के बारे में कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। तो एवरेज एटॉमिक मास को समझने से पहले हम थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये एवरेज एटॉमिक मास आया कहाँ से है। तो इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा बहुत एएमयू के बारे में पढ़ लिया कि एएमयू क्या होता है और एएमयू का रिलेशन ग्राम के साथ क्या होता है। एएमयू किसे कहा जाता है, एएमयू के बारे में हमने पढ़ लिया कि कार्बन 12 जो है मतलब जिसका एटॉमिक मास 12 है, तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने स्टैंडर्ड एटम के तौर पर ले लिया था और इसके हमने 12 पार्ट्स कर दिए थे और वह 12वां हिस्सा जो था उसको हमने क्या कर दिया था, उसको हमने एएमयू मान लिया था कि कार्बन का जब हम 12 पार्ट्स बनाएंगे तो उसका एक हिस्सा मतलब 12 पार्ट्स जो है वो क्या कहलाया जाएगा, वो कहलाया जाएगा 1 एएमयू। और फिर एएमयू को हमने देखा कि इसका ग्रामों में कितना मास होता है, ये भी हमने देखा था। ये कितने ग्राम का बराबर होता है, 1.67 ज़रबे 10 की पावर 20 - 24 ग्राम, या अगर इसको हम क्या कर दें किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहे तो ये हो जाएगा -27 किलोग्राम। ये था 1 एएमयू। अब फिर हमने ये पढ़ लिया कि ये 1 एएमयू एग्जैक्टली है क्या चीज़। ये एग्जैक्टली बराबर होता है 1 प्रोटॉन के मास की या 1 न्यूट्रॉन के मास का बराबर होता है ये 1 एएमयू। तो अगर हम कार्बन को देखें तो उसके अंदर 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं और 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जो होते हैं इनका मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, लेकिन हम यहाँ पर बस इक्वल ही मानेंगे। तो उसके अंदर 12 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 एएमयू क्या होता है, ये 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। इतना मास न्यूट्रॉन या प्रोटॉन का भी होता है। तो असल में ये 1 एएमयू क्या है, ये 1 प्रोटॉन है या 1 न्यूट्रॉन है। तो इसके हिसाब से अगर हम हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के अंदर क्या मौजूद होता है, 1 प्रोटॉन ही मौजूद होता है। हाइड्रोजन का जो प्रोटियम आइसोटोप है उसके अंदर 1 प्रोटॉन ही पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन भी एक पाया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी नेग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है, उसको मास में काउंट नहीं किया जाता। और इसके अंदर न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं, न्यूट्रॉन इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, नहीं होता प्रोटियम के अंदर। तो इस हिसाब से इसके अंदर 1 प्रोटॉन मौजूद हैं। तो एएमयू के हिसाब से अगर हम इसका मास मेजर करना चाहें तो ये कितना आना चाहिए, हाइड्रोजन का मास 1 एएमयू आना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली आना चाहिए। 1 एएमयू बिल्कुल एग्जैक्टली आना चाहिए हाइड्रोजन का वो मास। लेकिन रियलिटी में जब देखा गया और हाइड्रोजन का मास मेजर किया गया तो ये 1 से थोड़ा सा ऊपर आ गया, 1.008 आ गया। क्या आ गया, हाइड्रोजन का एग्जैक्ट मास आ गया 1.008 एएमयू आ गया हाइड्रोजन का मास। इसके अलावा जब कार्बन का देखा गया तो वो भी 12 से ऊपर आ गया। कार्बन को हमने क्या कर दिया था, वो उसको भी 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था और एक पार्ट को हमने एएमयू कहा था। तो उसके 12 पार्ट हो गए तो मतलब एक कार्बन 12 एएमयू के बराबर है। तो जब कार्बन का सैंपल लिया गया तो वो भी 12 से ऊपर आ गया, उसका मास भी 12 से ऊपर आ गया। तो अब यहाँ से आ गया एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट। अब यहाँ पर ये 1.008 जो है हाइड्रोजन का मास, ये थोड़ा सा ऊपर जो चला गया और इसके अलावा कार्बन का जो 12.11 आ गया एटॉमिक मास यूनिट, ये क्यों आ गया, ये आ गया एवरेज एटॉमिक मास की वजह से। किस तरह, अगर हम इस दुनिया में फॉर एग्जांपल हम कार्बन का एक सैंपल ले लें, इतना सैंपल हमने ले लिया कार्बन का, ये क्या है, कार्बन सैंपल। एक सैंपल ले लिया हमने कार्बन का। अब इसके अंदर जब हम
देखेंगे तो इसके अंदर क्या मौजूद होंगे, इसके अंदर मौजूद होंगे कार्बन के एटम्स। तो इसके अंदर जब देखा गया तो इसके अंदर पाए गए कार्बन के एटम। लेकिन कार्बन जो होता है ये एक से ज़्यादा फॉर्म में मिलता है, मतलब ये आइसोटोप की फॉर्म में भी मिलता है। इसके अंदर अगर आप लोग ऐसा इज्यूम करते हैं कि इसके अंदर क्या मौजूद है, कार्बन 12 मौजूद है, इसके अलावा कार्बन 12 इसी तरह के एटम मौजूद हैं। तो इसके अंदर जब देखा गया तो बाज़ कार्बन के जो एटम थे वो कार्बन 13 की भी मौजूद थे इसके अंदर। उसके अलावा चंद जो थे वो कार्बन 14 के भी मौजूद थे। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है और कार्बन 14 होता है। तो अब आप लोग इसका एग्जैक्ट एवरेज एटॉमिक मास जो है ये आप लोग 12 AMU मतलब 12 AMU नहीं ले सकते, क्योंकि इसके अंदर कार्बन 13 भी मौजूद है और कार्बन 14 भी मौजूद है। तो आप किस तरह इसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास यूनिट जो है ये 12 AMU किस तरह ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो इसका क्या कर देंगे आप लोग इसका एवरेज लेंगे, इन सब कार्बन का आप लोग एवरेज लेंगे और यहाँ से आ गया है एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट। तो ये कार्बन 12.11 AMU जो आ चुका है ये कहाँ से आ चुका है, ये इन्होंने केमिस्ट्री वालों ने इन आइसोटोप का एवरेज लिया हुआ है, तब इससे आ चुका है 12.11 AMU। और इसी तरह हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स मौजूद होते हैं, प्रोटियम हो गया, ड्यूट्रियम हो गया, ट्रिटियम हो गया। ये आइसोटोप जो हैं इनका परसेंटेज देखा गया है कि इस दुनिया में इसका परसेंटेज कितना मौजूद है अर्थ पे, और कैलकुलेशन करके इसका ये मास जो निकाला गया है 1.008 AMU जो है ये मास आ गया है हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास। तो ये दो मासेस हाइड्रोजन का और कार्बन का जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है ये कहाँ से आ चुका है, ये एवरेज एटॉमिक मास के कंसेप्ट से आ चुका है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज एटॉमिक मास को डिफ़ाइन करते हैं और फिर एक एग्जांपल के थ्रू एक एटम का क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकाल देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज एटॉमिक मास की डिफिनीशन क्या है, एवरेज एटॉमिक मास इज़ द वेटेड एवरेज। एवरेज एटॉमिक मास जो होता है ये एटम का एक एवरेज मास होता है, वज़न होता है एटम का, ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द नेचुरली अकरिंग आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट है वो नेचर में कितने आइसोटोप उसके मौजूद हैं, उन आइसोटोप का हम क्या करते हैं, मास लेते हैं और उन मासेस का हम क्या करते हैं, एवरेज निकाल देते हैं। तो जो एवरेज वैल्यू आ जाती है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है उस एटम का एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, एक एलिमेंट उसके जितने आइसोटोप इस दुनिया में मौजूद है अर्थ सरफेस पे, उन आइसोटोप का जो मासेस हैं वो मासेस हम उठाते हैं और उन मासेस का हम एवरेज लेते हैं। तो वो एवरेज वैल्यू जो आ जाती है वो हो जाता है एटम का एटॉमिक मास। अब इसका फार्मूला किस तरह होता है, तो एवरेज एटॉमिक मास को मैंने शॉर्टकट में रिप्रेजेंट कर दिया AAM से। ये क्या है, एवरेज एटॉमिक मास। और इसका फार्मूला किस तरह होता है, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप, हम आइसोटोप का एटॉमिक मास लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इट्स परसेंटेज, उसके परसेंटेज के साथ। एक आइसोटोप है और उसका परसेंटेज कितना इस अर्थ के ऊपर मौजूद है, उस परसेंटेज के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, अगर उसका कोई दूसरा आइसोटोप मौजूद है तो फिर प्लस कर देंगे सेकंड आइसोटोप और उसका परसेंटेज। और अगर उसका थर्ड आइसोटोप मौजूद है तो फिर प्लस लेंगे और थर्ड आइसोटोप का हम क्या कर देंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे और उसके साथ हम परसेंटेज को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर सबको 100 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इससे आ जाएगा उस एटम का एवरेज एटॉमिक मास। अब लेते हैं एक एग्जांपल। एग्जांपल में हमने ले लिया है क्लोरीन। क्लोरीन के दो आइसोटोप मौजूद होते हैं, एक होता है क्लोरीन 35 आइसोटोप, इसका परसेंटेज 75% इस अर्थ सरफेस पे मौजूद है। इसके अलावा दूसरा आइसोटोप जो है वो है क्लोरीन 37 और इसका परसेंटेज होता है 25%। अब हम फार्मूले को पुट करते हैं और इन वैल्यूज़ को फार्मूले के अंदर लगाते हैं कि इससे क्या आंसर आता है।
तो यहाँ पर हमने फार्मूला लगा दिया। अब फार्मूले के अंदर हमने पहले ले लिया क्लोरीन 35 को, इसका एटॉमिक मास होता है 35 और इसका परसेंटेज कितना है 75। परसेंटेज को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आइसोटोप के लिए हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया और नेक्स्ट आइसोटोप जो है उसका एटॉमिक मास क्या होता है 37 और उसका परसेंटेज 25% और डिवाइडेड बाई 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है 2625 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है 925 डिवाइडेड बाई 100। तो इन दोनों वैल्यू को जब हम प्लस करेंगे और 100 पे डिवाइड कर देंगे तो इससे आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन क्या आ जाएगा 35.5 AMU। ये आ गया क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास। अब लास्ट में ये दो एग्जाम्पल जो हमने लिए हुए हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन 1.008 AMU और दूसरा 12.11 AMU कार्बन जो है। एक रीज़न तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि ये क्या है एवरेज एटॉमिक मास है, मतलब इन एटमों के आइसोटोप पाए जाते हैं नेचर में। एक रीज़न तो ये है, ये इसलिए 1 AMU से ऊपर आ चुका है और ये 12 AMU से ऊपर आ गया। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न हैं जिसको हम एक अनदर वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसका एक रीज़न ये नहीं है कि इसके आइसोटोप मौजूद हैं, और भी बहुत सारे रीज़न हैं, इसलिए ये वैल्यू ऊपर आ चुकी है। तो इसके लिए मैं AMU के ऊपर एक अलग वीडियो लेक्चर भी शूट करवाऊँगा और AMU की हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताऊँगा कि ये AMU आया कहाँ से। पहले हाइड्रोजन को सेलेक्ट किया गया था, बाद में कार्बन को सेलेक्ट किया गया, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो इसको हम एक अलग वीडियो लेक्चर में शूट करवाएंगे। अगर यहाँ पर डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो ये था थोड़ा बहुत एवरेज एटॉमिक मास के बारे में, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा।